नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं में ईथर के अंतर्गत ईथर का नामकरण। कक्षा 12वीं में हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो वहाँ पर जो ईथर टॉपिक है हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण सबसे पहले हम देखें ईथर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप संरचना सूत्र ध्यान रखिए ROR, इसे हम क्या कहते हैं ईथर। ROR और इसी को कहा जाता है क्योंकि दोनों एल्किल समूह है तो इसे हम नॉर्मली कहते हैं डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर। तो यहाँ पर जो ईथर है वो कहलाते हैं डाई एल्किल ईथर। अब जब इनका नामकरण देखते हैं तो नामकरण में ये कहा जाता है कि इनका सामान्य नाम हम कहते हैं डाई एल्किल ईथर, लेकिन जब हम IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC नाम में इसको कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अब ये जो एल्कोक्सी एल्केन क्या है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो दो एल्किल समूह हैं, इन दोनों एल्किल समूह को अगर हम अलग अलग रूप में देखें तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ये दो भाग कौन से हैं? एक को हमने कहा RO और दूसरा केवल एक एल्किल समूह, एक ऑक्सीजन के साथ एल्किल समूह को रहने देते हैं, तो ये वाला जो भाग है वो हो जाता है एल्कोक्सी और जो दूसरा भाग है वो हो जाता है एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। तो IUPAC नामकरण में इसे कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। आप इसे याद रखिए। अब ये जो एल्कोक्सी क्या होते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है जो ईथर है, ईथर में ये दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इसमें भी हम ध्यान रखें। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सम्मित ईथर और दूसरा होते हैं असम्मित ईथर। इनका वर्गीकरण हम बोल सकते हैं, ईथर का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। तो यहाँ पर अगर जो दोनों R हैं वो अगर एक समान होते हैं तो ये कहलाते हैं सम्मित ईथर। लेकिन ये जो दोनों R हैं उसमें से एक R अलग और दूसरा R अलग हो, जैसे मैंने कहा ROR-, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो एल्किल समूह हैं वो कैसे अलग अलग हैं, तो उसे कहा जाता है असम्मित ईथर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, अगर मैंने लिखा CH3OCH3, तो यहाँ पर देखेंगे आप R जो है दोनों मैथिल समूह हैं, और अगर मैंने इसी को लिखा CH3OC2H5, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैथिल समूह है और दूसरा क्या है एथिल समूह, तो यहाँ पर ये हो जाता है असम्मित ईथर। ऐसे ईथर जिसमें कि दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं उन्हें हम असम्मित ईथर कहते हैं, और ऐसे ईथर जिनमें कि दोनों एल्किल समूह एक समान होते हैं उन्हें हम सम्मित ईथर कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं नामकरण की, तो हमने क्या कहा, इसे हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। तो एल्कोक्सी एल्केन में एक जो R है उसको हम एल्कोक्सी के साथ लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर ये इस तरीके से हमने ये लिखा हुआ है, एक दोनों मैथिल है, तो जब इसका हम नामकरण करते हैं मैथिल से हो जाता है मेथॉक्सी, तो ये हमने इसका नाम लिखिए तो ये हो गया मेथॉक्सी मेथेन। IUPAC नाम क्या हो गया इसका? मेथॉक्सी मेथेन। और वहीं जब इसको हम लिखते हैं तो इसका नाम लिखने में हम देखेंगे यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पे एक C2H5। तो एल्कोक्सी एल्केन में जो एल्कोक्सी भाग होता है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे असम्मित ईथर का नामकरण करते समय दो प्रकार के एल्किल समूहों में जो एल्किल समूह में कार्बन की संख्या अधिक होती है, कार्बन की संख्या अधिक होती है, वो होता है एल्केन। अगर कार्बन की संख्या अधिक है तो वो क्या हो जाएगा? एल्केन। और यदि कार्बन की संख्या जिस एल्किल समूह में कम है तो वो हो जाता है एल्कोक्सी। इसे आप याद रखें। तो हमारे पास जैसे ये लिखा है मैथिल और एथिल, तो मैथिल में कार्बन की संख्या कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एल्कोक्सी है। मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और जो दूसरा वाला है उसमें एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो, कार्बन 2 है एथेन में, तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। तो जब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो वो एल्कोक्सी एल्केन होता है। तो अगर एल्किल समूह एक जैसे हैं तो हम एल्कोक्सी एल्केन लिख सकते हैं, लेकिन जब दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है वो एल्कोक्सी होता है, और जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो एल्केन होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखें नामकरण की, इसे आप नोट करते जाएं। तो नामकरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा सूत्र
सूत्र के बाद हमने लिख लिया उसका सामान्य नाम, क्योंकि हम सामान्य नाम का यूज करते हैं। सामान्य नाम के बाद हमने यहाँ पर लिख लिया IUPAC नाम। तो इन एग्जाम्पल के द्वारा हम और क्लियर कर देंगे किस प्रकार से ईथर का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या है, ROR। तो ROR मीन्स अगर हमने लिया CH3O CH3, तो इसका जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर, ये हो गया इसका सामान्य नाम। और इसी को जब हम IUPAC नाम में लिखते हैं तो हम एल्कोक्सी एल्केन की जगह क्या लिख देते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। अब अगर हमने बात की यहाँ पर ले लिए C2H5O C2H5, इंपॉर्टेंट यौगिक है, बिल्कुल इसका नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो जाता है सामान्य नाम इसका क्या है, डाई मेथिल की जगह यहाँ पे आ जाता है एथिल, डाई एथिल ईथर। और वहीं जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो ये हो जाता है एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो यहाँ पर सामान्य नाम डाई एल्किल ईथर और IUPAC नाम में मेथॉक्सी मेथेन एथॉक्सी एथेन। पर जब हमने कहा, हमने यहाँ पे लिख लिया CH3O C2H5, अब यहाँ पर ये असममित ईथर हो गया जहाँ पर एक मेथिल है और एक एथिल है, तो इसको हमने लिख दिया मेथिल एथिल ईथर। सामान्य नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर। और वहीं जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो ये हो जाता है जो छोटा कार्बन, कम कार्बन है, उसको हम कहते हैं मेथॉक्सी, और जो बड़ा कार्बन है उसको हम बोलते हैं एथेन, मेथॉक्सी एथेन। फिर इसी में अगर हमने कहा ये हो गया C2H5O और यहाँ पर है C3H7। अब देखेंगे एक एथिल हो गया और एक क्या हो गया, प्रोपिल। तो एथिल और प्रोपिल हो गए तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर सामान्य नाम। और लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो अब जो दो कार्बन वाला है वो छोटे कम कार्बन है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथॉक्सी। एथॉक्सी, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्रोपेन। एथेन की जगह क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से जब हम ईथर का नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय एल्कोक्सी एल्केन उसका IUPAC नाम होता है। तो इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद कभी कभी जो ईथर है वो लंबी कार्बन श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ईथर लंबी कार्बन श्रृंखला में जब जुड़े होते हैं तो वहां पर हमको किस समूह का ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लंबी कार्बन श्रृंखला वाले एग्जाम्पल। लंबी कार्बन श्रृंखला की अगर हम बात करें तो हमारे पास है, हमने अगर लिखा CH3 CH2 CO CH3 CH2 या CH3, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक ईथर है। क्यों ईथर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये R है और ये वाला पूरा भाग R है, 2 R समूह हो गए ना। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये वाला जो समूह है, कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है जिसे हम ब्यूटिल बोलते हैं, और एक कार्बन है जिसे हम मेथिल बोलते हैं। तो नॉर्मली ये क्या हो गया, ब्यूटिल मेथिल ईथर, ब्यूटिल मेथिल ईथर। पर अब आप ध्यान रखेंगे जो ब्यूटिल है उसमें जो एल्कोक्सी समूह है वो सेकंड नंबर के कार्बन मतलब आइसो कार्बन, साकित कार्बन से जुड़ा है, तो इसी को हम लिखेंगे आइसोब्यूटिल ईथर। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटिल ईथर। और जब इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है और इसमें जो ये वाला समूह है जिसको हम एल्कोक्सी समूह, क्योंकि छोटा कार्बन है ना तो ये एल्कोक्सी हो जाएगा। तो एल्कोक्सी में ये वाला हम लिखेंगे मेथॉक्सी, और यहाँ पर ये 4 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन। पर आपको ध्यान रखना है लंबी कार्बन श्रृंखला में ये जो समूह है वो 1 और ये 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो कुछ लंबी कार्बन श्रृंखला होती हैं जहां पर अगर हमारा जो एल्कोक्सी समूह जुड़ा है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी जिस नंबर के कार्बन से जुड़ा होता है उसका नाम जब नंबर लिखेंगे
2 नंबर के आधार पे इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी-ब्यूटेन। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलेंगे। तो आप जैसे IUPAC नामकरण सारे कार्बनिक यौगिकों का अब तक हम पढ़ के आए हैं, उस तरीके से इसका भी करेंगे। तो ये हुआ नामकरण। और इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इसे ध्यान से देखें, समझें और कॉपी में नोट करें। थैंक यू।